हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग के अब्बास की लिखी हुई कहानी भोली के बारे में जानते हैं। इसके पहले हम लोग के अब्बास यानी ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में जानते हैं। ही वॉज ए फेमस इंडियन फिल्म डायरेक्टर, नॉवेलिस्ट, स्क्रीन राइटर एंड ए जर्नलिस्ट इन उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। तो ये जो ख्वाजा अहमद अब्बास थे, के अब्बास, ये हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर भी थे। आपको मालूम है इन्होंने अमिताभ बच्चन को लॉन्च किया था 7 हिंदुस्तानी से। और ये काफ़ी अच्छी कहानियाँ लिखते थे। इस कहानी में भोली नाम के एक बच्ची का जिक्र है। वो बच्ची नेग्लेक्टेड है, उसको घर के लोगों से उतना प्यार नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हर नेम वाज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। वैसे तो उसका नाम सुलेखा था, सुलेखा, लेकिन बचपन से ही लोग उसे भोली के नाम से पुकारते थे। भोली यानी द सिंपलेटन, साधारण। भोली यानी भोला भाला, तो लड़की है तो भोली, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो सिंपलेटन। सी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। तो उसके जो फादर थे रामलाल, वो नंबरदार थे यानी सरकारी विभाग में थे, और भोली उनकी चौथी कन्या थी, चौथी लड़की थी। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की हुई, she had fallen off the cot on her head and perhaps he had damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी तो चारपाई से नीचे गिर गई थी। हो सकता है कि इसके वजह से ब्रेन पे कुछ प्रभाव पड़ा हो, इससे उसका मस्तिष्क पूरी तरह से हो सकता है कार्य ना कर रहा हो। तो आइए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उसका नाम तो था सुलेखा, पर बचपन से ही हर व्यक्ति उसे भोली कहा करता था। वह रामलाल नंबरदार की चौथी बेटी थी। जब वह 10 महीने की थी, वह चारपाई से सिर के बल गिर गई थी। शायद उसके मस्तिष्क का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो गया था। यही कारण था कि वह पिछड़ी बच्ची रह गई थी, यानी उसका ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ जितना डेवलप होना चाहिए था। जन्म के समय भोली बहुत गोरी तथा सुंदर थी। जब वह 2 वर्ष की थी, उसे चेचक हो गया। जब आपको मालूम है पहले गांव में अक्सर चेचक हो जाता था। एक महामारी थी पहले चेचक, जिसको अब तो खैर कंट्रोल कर लिया गया है। उसकी आंखें ही सुरक्षित बच गईं। उस चेचक में उसकी आंखें तो सुरक्षित रह गई, लेकिन उसके और पूरे शरीर पर अस्थायी रूप से गहरे काले चेचक के दाग से उसका शरीर ग्रसित हो गया। इससे गांव के लोग उसका हंसी मजाक उड़ाते थे, उसकी नकल करते थे। इसकी वजह से वो कम बोलती थी। जब हम किसी बच्चे का हंसी करते हैं, नकल करते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है और वो कम बात करता है, वो लोगों को अवॉइड करता है। वही चीज़ भोली के साथ हुआ। भोली के जो फादर थे रामलाल, उनके 7 बच्चे थे। उनके टोटल 7 बच्चे थे, 7 चिल्ड्रन। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि लोगों के पास अधिक बच्चे होते थे। तो रामलाल के पास 7 बच्चे थे, 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थीं। लड़कियों में सबसे छोटी थी भोली। रामलाल एक समृद्ध किसान भी थे। खाने पीने का कोई अभाव था नहीं। बेटों को पढ़ने के लिए शहर भेज दिए, इसके बाद डिग्री कॉलेज भेज दिए। और बेटियों में जो सबसे बड़ी बेटी थी राधा, उसकी शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी मंगला का विवाह तय कर दिए थे। और जब यह काम संपन्न हो गया तो रामलाल ने तीसरी बेटी चंपा, ये सब याद कर लीजिएगा, जितनी बेटियों के नाम हैं इसको याद कर लीजिए, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं।
और तीसरी बेटी चंपा की विवाह की। इसके बाद उन्हें चिंता होने लगी। वे सभी स्वस्थ थीं, सुंदर थीं, इसलिए उनके लिए वर खोजने में यानी दूल्हा खोजने में कोई परेशानी रामलाल को नहीं हुई। लेकिन पिता रामलाल अपनी सबसे छोटी लड़की भोली को लेकर चिंतित थे। न तो वह सुंदर थी, न ही इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान भी नहीं थी। भोली जब 7 वर्ष की थी तो मंगला का विवाह हुआ था। उसी वर्ष उसके गांव में एक सरकारी विद्यालय यानी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की स्थापना भोली के गांव में हुई और उसका उद्घाटन तहसीलदार साहब जो एक अधिकारी होते हैं, और उन्होंने भोली के पिता रामलाल से कहा कि वे अपनी बेटी को इस प्राइमरी पाठशाला में अवश्य भेजें। इसके बाद रामलाल ने रात में पत्नी को बताया कि तहसीलदार साहब ने ऐसे कहा है। तो पत्नी को गुस्सा आया। उसने कहा कि बेटी क्यों जाएगी स्कूल में पढ़ने, गांव के लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, स्कूल में हम अपने बच्ची को नहीं भेजेंगे। उस ज़माने में ऐसा होता था कि लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं। लेकिन चूंकि तहसीलदार साहब ने कहा था, आदेश था, तो रामलाल को तो पालन करना ही पड़ेगा। रामलाल ने किसी तरह से उन्हें मनाया, अपनी वाइफ को, और भोली को स्कूल जाने के लिए बोला। भोली को जब स्कूल ले जाने के लिए रामलाल ने हाथ पकड़ा तो भोली को याद आ गया अपनी गाय, जिसको हाथ पकड़ करके ले जा करके रामलाल ने बेच दिया था। उसे लगा भोली को कि हो सकता है उसे भी रामलाल कहीं और छोड़ आए, इसलिए वो रोने लगी और अपना हाथ अपने पिता के हाथ से छुड़ाने का प्रयास करने लगी। इसके बाद वो अपनी पत्नी पे गुस्साए, बोले कि भोली को अच्छे कपड़े पहनाओ, इस कपड़े में स्कूल कैसे जाएगी, स्कूल के टीचर्स क्या कहेंगे, स्कूल के और बच्चे क्या कहेंगे, इसको अच्छे कपड़े पहनाओ। तो भोली अक्सर वही कपड़े पहनती थी जो उसकी बहनें छोड़ देती थीं। जब उसकी बड़ी बहनों का कपड़ा छोटा हो जाता था तो वही भोली पहनती थी। लेकिन चूँकि पिता का आदेश था तो माता ने कपड़े पहनाए, उसके बाल कॉम्ब किए, ठीक किए। तो भोली को लगता है कि मैं किसी स्पेशल जगह जा रही हूँ, क्योंकि लाइफ में पहली बार उसका इतना केयर उसके माँ बाप कर रहे हैं। इसके बाद जब भोली स्कूल पहुंची तो कक्षा में और भी बच्चे पहले से बैठे थे और पिता रामलाल ने भोली को प्राचार्य को सौंप दिया कि मेरी बच्ची है, आप इसे देखिएगा। तो पहले के ज़माने में स्कूल आपको मालूम है, बच्चे ज़मीन पर बैठकर टाट पे लिखते पढ़ते थे। तो और सारे बच्चे वहाँ पे स्लेट लेके, पेंसिल लेके कुछ लिख रहे थे, कोई ड्राइंग कर रहे थे। प्राचार्य ने भोली से कहा कि तुम भी बैठ जाओ वहाँ पे। भोली तो बहुत डरी सकुचाई लड़की थी, वो धीरे से वहाँ पे बैठ गई। भोली को यह मालूम नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। भोली ने कभी स्कूल देखा भी नहीं था, तो इसको मालूम भी नहीं था कि स्कूल कैसा होता है, क्या किया जाता है। लेकिन जब उस स्कूल में देखी कि उसके उम्र की और भी सारी लड़कियां हैं तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसको लगा कि इनमें से कोई एक दोस्त भी बन सकती है, सहेली बन सकती है। जो टीचर्स थे, जो शिक्षिकाएं थीं, कक्षा में खड़ी थीं, छात्राओं से कुछ कह रही थीं, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो शिक्षिकाएं क्लास में कुछ बोल रही थीं, भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कह रही हैं। भोली ने दीवार पर लगे चित्रों को देखा, उसमें के जो रंग थे भोली को अच्छे लगे। घोड़ा जो लाल रंग का था, सेम इसी तरह के घोड़े पे तहसीलदार साहब भी आए थे। भोली सोचने लगी, कल्पना करने लगी। बकरी का जो चित्र था वैसी ही काली थी उसकी बकरी भी, पड़ोसी की बकरी थी। तोते का रंग हरा था जिसको उसने आम के बगीचे में देखा था, तथा गाय का जो चित्र लगा था स्कूल में, उससे उसने अपने गाय
लक्ष्मी से कंपेयर किया। और अचानक भोली ने देखा कि शिक्षिका उसके पास आकर खड़ी हो गई और वो शिक्षिका मुस्कुरा रही थी। तुम्हारा क्या नाम है बच्ची? शिक्षिका ने बड़े प्यार से पूछा। तुम्हारा क्या नाम है बच्ची? भोली बातचीत तो कर नहीं पाती थी, क्योंकि आपको मालूम है बचपन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। भो 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 भो, अब भो के आगे कुछ और नहीं बोल पा रही है। भोली पूरा नाम नहीं बता पा रही है, सिर्फ भो भो करके रह जा रही है। और जब नाम बता नहीं पा रही है तो रोना शुरू कर दी, रोने लगी। शिक्षिका ने उसे देखा और जो क्लास की और लड़कियां थीं उसको देख करके हंसने लगी कि ये कैसी लड़की है जो अपना नाम भी नहीं बता पा रही है। इसके बाद स्कूल की घंटी बजी, सभी लड़कियां शीघ्रता से कक्षा से बाहर निकल गईं, लेकिन भोली कमरे में बैठी रही और रोती रही। तभी शिक्षिका ने बोला, भोली। शिक्षिका ने बहुत प्यार से बोला, भोली। इतने प्यार से उसके जीवन में किसी ने उसका नाम नहीं लिया था जिस तरह शिक्षिका ने उसका नाम लिया, भोली, बहुत प्यार से। भोली ने अपने जीवन में कभी भी अपना नाम इतने प्यार से नहीं सुना था। शिक्षिका ने कहा, उठो, उठ जाओ। वो आदेश नहीं दे रही थी, एक सुझाव दे रही थी और भोली उठकर खड़ी हो गई। अब मुझे अपना नाम बताओ। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। अब वो सोच रही थी कि अब फिर मैं हकला के बोलूंगी तो लज्जित हो जाऊंगी, लेकिन यह दयालु महिला की खातिर भोली ने एक प्रयास करने की सोची। लेकिन भोली सोची कि जो शिक्षिका हैं इनका स्वभाव इतना अच्छा है, इसके वजह से मुझे एक और प्रयास करना चाहिए। उसके बाद उसने बोला, भो भो। शिक्षिका ने और अच्छा कहा, हाँ, इसके आगे, इसके आगे। और उसने धीरे से बोल दिया, भोली। भोली ने अपना नाम ले लिया। शाबाश, शिक्षिका ने कहा, शाबाश, और उसके पीठ को प्यार से थपथपाया। और शिक्षिका ने कहा कि अपने मन से भय को हटा दो, तुम अन्य बच्चों की तरह बोलने लगोगी। भोली ने सिर उठाया। सेंस ये था, सचमुच क्या मैं और अन्य बच्चों की तरह से बोल सकती हूं? शिक्षिका ने कहा, बिल्कुल। तुम प्रतिदिन स्कूल आओगी ना? तो भोली ने कहा। शिक्षिका ने कहा, सिर हिला के नहीं, बोल के बताओ कि तुम स्कूल आओगी ना? तो उसने कहा, हां। भोली को स्वयं आश्चर्य हो गया कि वह इतना बोल सकी। कैसे उसने इतना बोला? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? अब यह पुस्तकें लो। पुस्तक में सुंदर चित्रों की भरमार थी तथा वे रंगीन चित्र थे। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और गाय के चित्र। गाय लक्ष्मी जैसी, और हर चित्र के साथ एक शब्द काले अक्षरों में लिखा गया था। टीचर ने कहा, 1 महीने में तुम पढ़ना सीख जाओगी, फिर मैं तुम्हें एक नई पुस्तक दूंगी, फिर उससे भी बड़ी। कुछ समय पश्चात तुम गांव के किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक शिक्षित हो जाओगी, फिर तुम पर कोई भी हंस नहीं पाएगा। जब आप शिक्षित हो जाते हैं तो कोई भी आप पर हंस नहीं पाएगा। लोग तुम्हारी बात सादर भाव से सुनेंगे और तुम्हें तनिक भी हकलाहट नहीं होगी। अब घर जाओ और कल प्रातः समय से स्कूल आ जाना। इतना सुनने के बाद भोली को लगा जैसे गांव के सभी मंदिरों के सभी घंटियां बजने लगे और विद्यालय भवन के सामने लगे वृक्षों से भी बड़े बड़े लाल फूल खिल उठे हैं। उसका मन हृदय की एक नई आशा तथा नए जीवन के साथ धड़क रहा था। यानी भोली का जो पहला दिन था स्कूल का, वो उस टीचर के कारण, उस शिक्षिका के कारण बहुत अच्छा हो गया। उसे ऐसा आभास हुआ कि स्कूल पे आने पे
उसका जीवन धन्य हो गया, वो स्कूल से कुछ सीख सकती है और जीवन में कुछ बन सकती है। इस प्रकार कई वर्ष गुजर गए। गांव बढ़कर अब एक छोटा कस्बा हो गया। छोटी सी प्राथमिक पाठशाला हाई स्कूल बन गई। अब टिन शेड के नीचे एक सिनेमा घर तथा एक रुई निकालने वाला कारखाना भी लग गया। गांव के रेलवे स्टेशन पे अब ट्रेन भी आकर रुकने लगी। यानी समृद्धि, उस गांव में अब समृद्धि आने लगी, क्योंकि भोली भी समृद्ध हो रही थी। काफी वर्ष बीतने के पश्चात एक रात रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि भोली के लिए एक शादी का प्रस्ताव आया है। पास के ही गांव बिशंभर ने एक शादी का प्रस्ताव दिया है कि वो भोली से शादी करना चाहता है। यदि भोली हाँ कर दे तो उसकी किस्मत खुल जाए, उसकी शादी हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि बिशंभर कोई भी पैसे की डिमांड नहीं कर रहा है, वो शादी करने को तैयार है। पत्नी ने कहा हाँ बिल्कुल शादी कर दीजिए भोली की, यदि आप उससे शादी नहीं करेंगे तो भोली के लिए शादी में प्रॉब्लम होगी। लेकिन रामलाल ने कहा कि वो तो सब ठीक है, लेकिन उसकी उम्र थोड़ी अधिक है। वो करीब करीब मेरी उम्र का है, यानी 45 से 50 वर्ष की उम्र का है, और थोड़ा लंगड़ाता भी है, उसका पैर थोड़ा सा लंगड़ा है। इसके अलावा जो उसकी पहली शादी थी उससे जो बच्चे हुए थे वे भी काफी बड़े हो गए हैं। पत्नी ने कहा उसे क्या होता है, 45 या 50 पुरुष के लिए कोई उम्र नहीं होती। हमारा सौभाग्य है कि वह दूसरे गांव का है और भोली के चेचक के दागों तथा उसकी मंद बुद्धि के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। यदि हम उसका प्रस्ताव ठुकरा देते हैं तो वह शायद सारी उम्र कुंवारी रह जाए। यानी मां ने भोली की शादी का फेवर किया। भोली के पिता ने स्वीकार कर लिया मां की बात को। इसके बाद बिशंभरनाथ शादी के लिए बारात लेकर घर पे आए। वो एक व्यापारी थे, ग्रोसरी का व्यापार करते थे। काफ़ी शान शौकत के साथ उन्होंने बारात लाया। इससे भोली की जो और बहनें थीं उन्हें थोड़ी ईर्ष्या हुई कि भोली की शादी इतनी अच्छी हो रही है। शादी में जब पंडित जी ने कहा कि दुल्हन को लाओ, तो भोली लाल साड़ी पहनकर, लाल रेशमी साड़ी पहनकर मंडप में आई, अग्नि के पास आई। दुल्हन को माला डालो, बिशंभरनाथ से बोला गया दुल्हन के गले में माला डालो। दूल्हे ने पीले गेंदे के फूलों की माला उठाई। एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे सरका दिया। बिशंभर ने एक दृष्टि भोली पर डाली। जयमाला उसके हाथों में ठहर गई। दुल्हन ने हौले से अपने चेहरे पर घूंघट डाल दिया। क्या तुमने दुल्हन को देखा है? बिशंभर ने बगल में खड़े मित्र से पूछा। उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। यानी भोली के चेहरे पर जो चेचक के दाग थे, इसकी वजह से बिशंभर ने कहा कि मैं ये शादी नहीं करूँगा, और यदि आप चाहते हैं कि ये शादी हो तो आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए, तब मैं ये शादी करूँगा। भोली के पिता रामलाल कहाँ से 5,000 रुपये लाएं? उन्होंने अपना जो सिर पे पगड़ी था उसके कदमों में रख दिया बिशंभर के कि प्लीज़ आप शादी से इनकार मत कीजिए, मेरी गांव में इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फॉर द सेक ऑफ माई सेल्फ रेस्पेक्ट प्लीज़ डू द मैरिज। लेकिन बिशंभर उसके लिए तैयार नहीं था। रामलाल ने कहा ठीक है, 2,000 रुपये की मैं व्यवस्था कर देता हूं, लेकिन आप शादी कर लीजिए। रामलाल ने किसी तरह रुपए की व्यवस्था की। बिशंभर के लोभी चेहरे पर विजय की मुस्कुराहट आ गई। उसने जुआ खेला तथा बाजी जीत ली। मुझे जयमाला दो, बिशंभरनाथ ने बोला अपने मित्र से कि अब लाओ जयमाला लाओ, मैं भोली के गले में डाल दूं। एक बार फिर घूंघट दुल्हन के चेहरे के पीछे सरकाया गया, पर इस बार दुल्हन की आंखें नीचे झुके नहीं थीं, वह ऊपर देख रही थी। भोली अब ऊपर देख रही थी, अपने होने वाले पति को सीधे देख रही थी। उसकी आंखों में न क्रोध था न घृणा,
केवल ठंडा अनादर था। जब बिशंबर ने जयमाला ऊंची करके दुल्हन के गले में डालनी चाहिए, पर वह जयमाला डाल पाए इसके पूर्व ही भोली का हाथ बिजली की लकीर की तरफ आगे बढ़ा तथा जयमाला गिर गया। यानी कि ज्यों ही बिशंबर ने उसके गले में हार डालने की कोशिश की, भोली ने अपने हाथ से बिजली की तरह से उसको हटा दिया और जयमाला अग्नि पे जाके गिर गई। यानी भोली ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद वो उठी और घूंघट को उतार के फेंक दी। भोली, कोई ऐसा सोच सकता है कि वो सीधी सादी लड़की ऐसा कर सकती है, लेकिन उसके पास शिक्षा की ताकत मिल गई थी। जब शिक्षा की ताकत हमें मिल जाती है तो हम जान जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आप लोगों को शिक्षित होना है, अपने अधिकारों को जानना है, अपने कर्तव्यों को जानना है, शिक्षित जरूर होना है। भोली के अंदर इतनी ताकत आ गई, वो कहाँ से आई? वो एजुकेशन से आई, वो शिक्षा से आई जो उसकी शिक्षिका ने स्कूल में उसे दिया था। भोली बोली, पिताजी। भोली, वो भोली जो बोल नहीं पाती थी, सकुचाती थी, वो स्पष्ट रूप से बोल रही है शिक्षा की ताकत के कारण। पिताजी। जब ऐसे बोली तो जो आसपास के लोग थे चकरा गए। अरे, इतना साफ और स्पष्ट भोली कैसे बोल रही है? पिताजी, आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। मैं इस व्यक्ति से विवाह नहीं करने वाली। मैं इस आदमी से, लालची आदमी से शादी नहीं करूंगी। उसके पिता रामलाल दंग रह गए। इतनी स्पष्ट आवाज सुनकर उसके पिता रामलाल दंग रह गए। जो गेस्ट आए हुए थे वो भी सोचने लगे, इतना स्पष्ट, इतने साहस के साथ, ये साहस आया कहां से? भोली के अंदर, एक डरी हुई लड़की के अंदर ये साहस कहां से आया? ये शिक्षा से आया, एजुकेशन से आया। पिताजी, मैं आपकी इज्जत के लिए एक सीनियर व्यक्ति से शादी करने को तैयार हो गई थी, लेकिन इस व्यक्ति ने दहेज की मांग करके मेरे सपनों को चूर कर दिया। यदि ये पैसे के लिए इतना लालची है तो बाद में ये क्या कर सकता है, इसको आप सोचिए। लेकिन पति के रूप में इस तरह का लोभी तथा घृणित और कायर व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए। मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। सारे लोग सोचे कि अरे, ये भोली को क्या हो गया? इसको तो हम लोग समझते थे गाय है, कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो, ये कुछ नहीं कहेगी। लेकिन ये साहस इसके अंदर आ गया। बारात वापस चली गई। पिता रामलाल ने कहा कि अब तुम क्या करोगी? भोली ने कहा, यानी सुलेखा ने कहा, आप चिंता न करें पिताजी, आपकी वृद्धावस्था में मैं आपकी और माताजी की सेवा करूंगी। मैं उसी स्कूल में अध्यापन कार्य करूंगी जहां मैंने इतना कुछ सीखा। ठीक है मैडम। मैडम भी आई हुई थी शादी में देखने, तो मैडम से बोली, ठीक है मैडम। मैडम यानी अध्यापिका उस दौरान एक कोने में खड़ी ये सब नाटक देख रही थी। हाँ, क्यों नहीं भोली, उसने उत्तर दिया, और उसकी मुस्कुराहट में गहरे संतोष का प्रकाश था, जैसे कोई कलाकार महसूस करता है जब वह अपनी सर्वोत्तम कृति को देखता है। जब भी कोई कलाकार होता है अपनी सर्वोत्तम कृति को देखता है तो उसको बहुत खुशी मिलती है। उसी तरह उस अध्यापिका को, उस शिक्षिका को भोली को देखकर मिल रहा था, क्योंकि भोली का जीवन उस शिक्षिका के कारण ही प्रकाशित हुआ था और उस शिक्षिका अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। तो इस तरह से के.ए. अब्बास की कहानी भोली बहुत ही अच्छी कहानी है, शिक्षा की ताकत की कहानी है, अध्यापक और स्टूडेंट के रिलेशन की कहानी है। इस चीज़ को, इस राइटिंग को, इस स्टोरी को आप पढ़ेंगे वर्ड्स मीनिंग बुक से, और क्वेश्चंस आंसर डिस्क्रिप्शन या खुद आप अपने मन से लिखेंगे। हैप्पी लर्निंग।